नमस्कार, शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज राहुल गांधी का भारत को तबाह करने का प्लान जो था वो सामने आ गया है। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के पीछे जो सोच है, जो बता नहीं रहा है कि हम कैसे जिनके पास पैसा उसको लूटेंगे और औरों को देंगे, वो सोच सामने आ गई है। और वो सोच उसके अंतर्राष्ट्रीय गुरु सैम पित्रोदा द्वारा सामने रखी गई। आज सैम पित्रोदा का बयान आया कि अमेरिका में ऐसी प्रथा है, ऐसा कानून है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स है, यानी जो आपको संपत्ति मिलती है, विरासत में जो संपत्ति मिलती है उस पर टैक्स लगेगा। 45% जो उनके बाल बच्चे हैं और 55% सरकार ले लेगी। ये तो उनका वो है। लेकिन यहाँ इनका क्या प्लान है? यहाँ वो प्लान है कि उस पैसे को लूट दिया जाए और उन लोगों को दिया जाए जिनके पास जो कुछ नहीं करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पे बच्चे पैदा करते हैं और जिनकी आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। और आप समझ सकते हैं वो लोग कौन हैं। वो एक ही संप्रदाय है और इसके लिए इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। सच्चर आयोग, आपको याद होगा, सच्चर आयोग पर जब सच्चर आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई मुसलमानों पर, तो उसमें यही उन्होंने कहा कि ये सबसे गरीब है, इनका उत्थान किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। सच्चर आयोग ने यह नहीं कहा कि तुमने कुछ नहीं किया आज तक, उनको आरोपित नहीं किया। अगर 65 साल तक, 50 साल तक इनका राज रहा तो क्यों गरीब हैं? सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है, 8-10 बच्चे पैदा होना। और ये भले कोई इसको कम्युनल बात कहे, लेकिन ये सच है। इस सच्चाई से नहीं रोका जा सकता है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपकी संपत्ति, हम 2-2 बच्चे वाले हैं, पूरा देश में जो है जितने भी हिंदू हैं, कितने बच्चे हैं उनके, वो उदाहरण देते हैं कि साहब पहले भी तो 6-6, 7-7 बच्चे थे। भैया जब 6-6, 7-7 बच्चे थे तब इनके 18-18 बच्चे थे। 14वें बच्चे पर तो मुमताज महल की डेथ हुई थी उसकी डिलीवरी में। और आज भी आप देखिए, जब आपके 2 बच्चे हैं तो उनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, अगर आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं, आप परिवार कार्ड देख सकते हैं। मैं ऐसे उसमें रहा हूं जहां मैंने ये वेरीफाई किए हैं, और राशन कार्ड की दुकान में आप देख लीजिएगा। तो ये उसका प्लान है। और ये भले ही ये उनके नाम पे लोगों की संपत्ति जब्त करेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फॉर्मूला वही 85-15 वाला है कि 15 पैसा उनको दिया जाए, 85 पैसे लूट के ले जाए, जो इनका खानदानी व्यवसाय है। तो इसके पीछे जो है, और आप ये देखिए बीच में क्या जोड़ते हैं, SC, ST, OBC, इनको हम बांटेंगे। आप जानते हैं 80% जो मुस्लिम समुदाय है वो OBC में इन्होंने शामिल कर रखा है। 80%। आप जाकर के कर्नाटक में चेक कर लीजिएगा, आंध्र में चेक कर लीजिए, तेलंगाना में चेक कर लीजिए, जहां भी हो इनको OBC में शामिल कर दिया गया। जो असली हिंदू OBC हैं वो तो उनकी भी संपत्ति जब्त होगी, वो भी वहां जाएगी। तो ये प्लान है जो जब मैं बार बार कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो उस षड्यंत्र में ये बात भी है। वो किसी भी तरह जो है उभरते हुए भारत को देखना नहीं चाहते हैं। जो भी ये प्लान ला रहा है, जो भी इस राहुल गांधी के पीछे है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत को बर्बाद करना। अभी आपने कुछ महीने पहले राहुल गांधी वहां गया था, विदेश में गया था, तो वहां कह रहा भारत में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं और वो खत्म हो चुकी है। अगर and the way things are changing, what you said that opposition parties are in touch, they are talking to each other, but what do you think on the ground action has to be taken to reset what democracy is in India, because that is the most important thing at the moment? So one way of looking at it, as you were speaking, I was thinking about it, and people don't quite understand the scale of India and its democracy. So how would you react if democracy suddenly disappeared in Europe?
right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there is money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो तुम चुनाव में कैसे खड़े हो ये बता दो। ये चुनाव कौन करा रहा है? ये चुनाव कहां के हो रहे हैं? लेकिन सिर्फ भारत के खिलाफ विश्व भ्रमण करना, भारत की स्थिति को विदेश में खराब दिखाना, भारत की छवि को गलत दिखाना, ये इसका एक काम है, एक मात्र काम है। इसको परेशानी क्या है? अगर आज भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसको परेशानी सिर्फ ये है कि आज चीन जो है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, उस तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है भारत की वजह से, क्योंकि भारत में जो है चीन से कई कंपनियां आ रही हैं। तो ये इसका दर्द है। और ये दर्द क्यों है? क्योंकि परनाना से लेकर के आज तक ये चीन समर्थक और पाकिस्तान समर्थक रहे हैं। MOU किया है इन्होंने पार्टी स्तर पर, भारत की कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। और तब ये शायद जनरल सेक्रेटरी था जब ये सिग्नेचर हुए थे, सबने देखा है। आज तक उन्होंने बताया नहीं कि उस MOU में क्या लिखा हुआ। भाई तुम तो अगर ट्रांसपेरेंसी वाले हो, डेमोक्रेसी वाले हो, तो बताओ जनता को कि हमने ये कहा, ये हमारा लिखा हुआ। क्या क्या इन्होंने उस दौर में भारत को बर्बाद ही किया। सारे यहाँ से जो है वो चले गए, व्यवसाय जो है चीन ने ले लिया। जो पहले यहाँ होते थे, छोटे मोटे काम होते थे, छोटी छोटी चीजें, बल्ब तक जो है यहाँ बनते थे पहले, वो सब चीन से आयातित किए गए। अगरबत्तियां तक जो है चीन से बन के आती थी। हमारे देवी देवताओं की फोटो जो है चीन से आती थी। ये इनका उद्देश्य है। ये आदमी किसी का नहीं। अगर आप सोचते कि ये भारतीय है तो बिल्कुल नहीं, इस गलतफहमी को रख दो। इसके लगातार 2 चुनाव हारने से इसके अंदर इस देश के प्रति बहुत घृणा पैदा हो गई है, और खासकर हिंदुओं के प्रति, क्योंकि हिंदुओं ने इसको जो है नहीं जीतने दिया, इसके भ्रष्टाचार को जो है वो करने नहीं दिया, मान्यता नहीं दी। इनकी पार्टी ने जितना लूट मचाई उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और इनको नहीं जिताया। पिछली बार भी इसने कहा चौधारी चोर है, तब भी जनता ने जो है इसको वोट नहीं दिया। तो अब ये हर तरह से भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहा है। मजेदार बात यह है कि इनकी बहन जो प्रियंका वाड्रा है, वो कह रही कि हमने तो, मेरी माँ ने, मेरी दादी ने मंगलसूत्र इस देश को वो कर दिए, इस देश पर कुर्बान कर दिए। भैया तुम्हारी माता जी एक पारसी की बेटी है, ईसाई है, उनके पास मंगलसूत्र कहां से आ गया? कौन सा मंगलसूत्र? तो हिंदुओं के अलावा किसमें मंगलसूत्र की परंपरा है? और अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो जिस डीएमके पर इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप लगाया था, उसी डीएमके के साथ इनका गठबंधन है। जो हत्यारे थे उनको छोड़ने के लिए इन्होंने भी प्रयास किया, जो राजीव गांधी के हत्यारे थे। क्यों नहीं इस पर निष्पक्ष जांच एक होनी चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या था? सोनिया गांधी का क्या मकसद है, या राहुल प्रियंका का क्या मकसद है राजीव गांधी के हत्यारों को छुड़ाने के लिए?
तो ये आप देखते रहिएगा, इनके अभी कई पोल खुलेंगी। अभी तो सैम पित्रोदा ने कहा, पुराने मनमोहन सिंह वाला आपने देख ही लिया था कि पहला हक जो है इनका है। और सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है कि ओबीसी में सारे पसमानदा मुसलमान है, 80% जो है इन्होंने ओबीसी में रखा हुआ है। कर्नाटक में तो स्पेशल मुस्लिम उसको जो संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। किसके जेब से कटेगा वो? ओबीसी और एससी के उससे कटेगा? या वो कह रहे हैं कि हम 50 से अगर हम ऊपर चले जाए तो 50 वाली लिमिट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो करी है उसको हम पार करेंगे। वैसे तुम संविधान को खतरे में बताते हो, वैसे तुम कहते हो कि साहब बीजेपी संविधान में वो कर रही है और छेड़छाड़ कर रही, और तुम खुलेआम तुम्हारे घोषणा पत्र में यह है कि हम इसको करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस रोक को फिक्स किया है उसको भी हम तोड़ देंगे। तो कौन है संविधान का दुश्मन, ये जानने की जरूरत है। सोने की जरूरत नहीं है, उठो जागो और इनके एक एक षड्यंत्र को समझो, तभी बच पाओगे। नहीं तो दोबारा, एक बार तो भारत आजाद हो गया 1000 साल के बाद, दोबारा कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, उठिएगा, वोट दीजिएगा, विवेक से वोट दीजिएगा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।